Hello guys, welcome back to this new lecture. So in this lecture we are going to cover the NEET previous year questions for the rotation. तो अभी तक आपने रोटेशन चैप्टर का फुल रिवीजन कर लिया है और हमने उसमें काफी अच्छी इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम्स भी देखी थी और हमें मालूम है कि सर रोटेशन से बहुत बेसिक क्वेश्चंस आते हैं। तो इस लेक्चर में हम बात करेंगे नीट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की और आपको एक बार फिर से बोलना चाहूंगा कि सर जिस एफर्ट से आप, जिस एनर्जी से लगे हुए, जिस मोटिवेशन से आप लगे हुए हैं, इसी मोटिवेशन, इसी एनर्जी से आप बस लगे रहिए कुछ दिन और, ठीक है। एंड आप क्या जो भी टारगेट है 160 मार्क्स का वो आप अचीव करके दिखाएंगे। माय नेम इज विवेक सिंह राठौर एंड लेट्स स्टार्ट विद दिस न्यू क्लास। So let's see the first question that came in 2019. A disc of radius 2 meter highlighted and mass 100 kg highlighted rolls on a horizontal floor. Its center of mass has a speed of 20 centimeter per second. Highlighted centimeter per second. How much work is needed to stop it? तो बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है। वीडियो को पॉज करें एंड ट्राई करें एंड उसके बाद सोल्यूशन देखें। मैंने कहा जरा बात करते हैं, देखिए क्या क्या दे रखा है। रेडियस की वैल्यू दे रखी है 2 मीटर, मास की वैल्यू दे रखी है 100 केजी और 10 केजी। 100 केजी एंड स्पीड ऑफ सेंटर ऑफ मास दे रखा है दैट इज 20 सेंटीमीटर पर सेकेंड। सर ये सेंटीमीटर पर सेकेंड है, ध्यान रखेंगे ये एसआई यूनिट है, ये एसआई यूनिट है, इसको भी एसआई यूनिट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। सो दैट कैन बी रिटन एज 20/100 मीटर पर सेकेंड दैट इज 0.2 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, फिगर ड्रॉ करेंगे, जरा देखें फिगर कैसे ड्रॉ कर सकते हैं। आपने बोला कि सर अगर प्योर रोलिंग की बात कर लेते हैं, रोल कर रहा है एक हॉरिजॉन्टल सरफेस पे, तो आपने क्या बोला है कि सर वीसी दे रखा है और ये ओमेगा से इस तरीके से रोटेट कर रहा होगा, तभी तो ये प्योर रोल कर रहा होगा, आया ना। अब क्योंकि ये ग्राउंड पर है तो ग्राउंड तो रेस्ट पर है। आपको मालूम है प्योर रोलिंग की कंडीशन क्या होती है, ये वाले पॉइंट्स पे हम डिफाइन करते हैं कि ये इसके रिस्पेक्ट में रेस्ट पे होना चाहिए। मैंने कहा जरा देखिए इस पॉइंट की वेलोसिटी इधर की डायरेक्शन में आएगा वीसी और इधर की डायरेक्शन में आएगा, अगर ये आर है रेडियस तो ये आएगा आर ओमेगा, और क्योंकि ग्राउंड रेस्ट पर है तो आपको मालूम है कि वीसी माइनस आर ओमेगा शुड बी 0 एंड वीसी इक्वल टू आर ओमेगा। ओमेगा की वैल्यू आ जाएगी ओमेगा इक्वल टू वीसी बाय आर। ठीक है, नाउ यू हैव टू फाइंड द वर्क डन नीडेड टू स्टॉप दिस पर्टिकुलर बॉडी टू रोल, राइट। आपने बोला ये चीज हमको वर्क एनर्जी थ्योरम से आता है कि वर्क डन इज इक्वल टू होता है चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, आपको मालूम है चेंज इन काइनेटिक एनर्जी चाहिए तो आपको इसका ये चीज भी आइडिया है कि सर अमाउंट वाइज चेंज इन काइनेटिक एनर्जी कितना होगा, सर फाइनल माइनस इनिशियल। फाइनल तो कितना है 0 और इनिशियल कितना है जो भी इसकी काइनेटिक एनर्जी आएगी, और वही डिफरेंस तो आपको वर्क डन के फॉर्म में चाहिए। ठीक है, तो मैं कहता हूं सिंपली जो काइनेटिक एनर्जी इनिशियल है वही आपका आंसर हो जाएगा, क्योंकि फाइनल कितनी है 0। अमाउंट बताना है, ठीक है। प्रॉपर्ली अगर देखें वर्क डन नेगेटिव आएगा, ऑब्वियस सी बात है। जब आप बॉडी आगे जा रही है आप पीछे की तरफ उसको वर्क डन करेंगे तभी तो बॉडी क्या करेगा, आप बोलो तभी तो रुकेगी, तो वर्क डन हैज टू बी नेगेटिव। मैंने कहा डेल्टा के क्या आ गया 0 माइनस फाइनल माइनस इनिशियल। इनिशियल कितनी थी, अच्छा काइनेटिक एनर्जी निकालने का तरीका क्या होता है, देखिए अगर आपको याद हो काइनेटिक एनर्जी निकालने के लिए मैंने आपको बोला था 2 तरीके से निकालने का, ठीक है। सेंटर ऑफ मास की एक्सिस के अबाउट हाफ आईसीएम ओमेगा स्क्वायर प्लस सेंटर ऑफ मास का जो पार्टिकल मान के उसकी जो काइनेटिक एनर्जी आएगी दैट इज हाफ एम वीसी स्क्वायर। सो दैट वाज द काइनेटिक एनर्जी, यही हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है, आपको बोला गया है कि सर ये डिस्क है, क्या है ये डिस्क है, तो डिस्क का सेंटर ऑफ मास के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना हमको आना चाहिए। सो दैट इज इक्वल टू हाफ आई एम आर स्क्वायर बाई 2 एम आर स्क्वायर बाई 2। ये हो गया इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दिस एक्सिस पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ मास एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द डिस्क। ठीक है, इनटू ओमेगा स्क्वायर। ओमेगा स्क्वायर कितना आ गया वीसी स्क्वायर बाय आर स्क्वायर। ठीक है, ध्यान रखें। चलिए यहाँ पे रेडियस को आर ले लेते हैं, अलग अलग कंफ्यूज नहीं होने, कभी कैपिटल कभी स्मॉल ना लें। तो आपने बोला आर स्क्वायर, ये हो गया ये वाली काइनेटिक एनर्जी, मैंने इसकी बात कर लो, प्लस हाफ एम वीसी स्क्वायर, राइट। तो देखिए आर स्क्वायर क्लियर। तो यहाँ पे जरा देखिए कितना आ गया आपका बेसिकली -1/4 एम वीसी स्क्वायर प्लस हाफ एम वीसी स्क्वायर। क्लियर है, मैंने कहा इसको जरा सॉल्व कर लो।
सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा 3/4 mvc स्क्वायर। वैल्यू पुट करेंगे दैट इज इक्वल टू -3/4। मास की वैल्यू है 100 kg, वीसी की वैल्यू कितनी है 0.2 का स्क्वायर मतलब 0.04। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। मैंने इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 100 into 0.04 is 4 and 4 से 4 cancel, so the answer is -3 joule। तो work done that needs to be done to stop this body is -3 joule। minus sign shows that the work done has to be opposite to the motion, लेकिन क्वेश्चन में आपको सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड से मतलब है and that is equal to 3 joule। देखिए मैंने कहा सर रोलिंग का एक क्वेश्चन एवरी ईयर आता ही आता है, बेसिक आया, कैलकुलेशन जो थोड़ी सी रही, बट आप फिर से देख लीजिए। मैंने कहा सर उसने क्लियर पूरा रखा, बॉडी रोलिंग ऑन ए हॉरिजॉन्टल सरफेस, उसकी वीसी दे रखी थी, वीसी दे रखी है, प्योर रोलिंग हो रहा है, रोल कर रहे हैं तो हम मानते हैं भाई प्योर रोलिंग ही हो रही है। ठीक है, क्योंकि बॉडी ने अगर बोला है रोल कर रही है, अगर वो स्लिपिंग हो रही होती तो वो मेंशन कर देता। ठीक है, आपने बोला सर आपको ये निकालना है प्योर रोलिंग की कंडीशन लगा के, और फिर आपको ये चीज पता होना चाहिए जो कि वर्क पावर एनर्जी पढ़ते हैं, टोटल वर्क डन इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी निकालने का तरीका हमने लास्ट लेक्चर, आपको याद हो तो लास्ट लेक्चर इन द रोटेशन का जो रिवीजन देखा था, उसमें हमने एक रोलिंग बॉडी, रोटेशन प्लस ट्रांसलेशन मोशन करती हुई बॉडी की काइनेटिक एनर्जी निकालने का तरीका देखा था, हाफ ICM ओमेगा स्क्वायर प्लस हाफ MVC स्क्वायर। तो कोई भी डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन जरूर कीजिएगा। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट प्रॉब्लम। So the next question is a solid cylinder of mass 2 kg and radius 4 cm। Again 4 cm को हाईलाइट करो। जब भी आपको उल्टी सीधी SI यूनिट के अलावा कोई और डेटा मिल जाए तो ध्यान रखें उसको हाईलाइट जरूर किया करें। तो मास 2 kg, रेडियस 4 cm, rotating about its axis at the rate of 3 revolutions per minute। RPM is 3 revolutions per minute। ये भी आपके SI यूनिट नहीं है, ध्यान रखें। The torque required to stop after 2 pi revolutions is, आपको फाइंड आउट करना है। मैंने कहा अगेन ये बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है, इक्वेशंस ऑफ मोशन पे बेस्ड है, तो देख लेते हैं कि कैसे हो रहा है ये क्वेश्चन। आप वीडियो को पॉज करें, क्वेश्चन को सॉल्व करने का कोशिश करें एंड देन सॉल्यूशन की बात करेंगे। ठीक है, तो जरा हम इंपॉर्टेंट डेटा जो आपने हाईलाइट किया उसको हम नोट डाउन कर लेते हैं। हमने कहा मास 2 kg, रेडियस 4 cm, मास 2 kg, रेडियस 4 cm, or you can say that 0.04 मीटर। ठीक है, मैंने कहा सर रोटेटिंग अबाउट दिस एक्सिस एट द रेट ऑफ 3 रेवोल्यूशन, मतलब पता है कि आपको ओमेगा दे रखा है, इनिशियल ओमेगा दे रखा है 3 रेवोल्यूशंस पर मिनट। मुझे किसमें चाहिए होता है, रेडियन पर सेकेंड इज द SI यूनिट। अब आप बोले एक रेवोल्यूशन में कितनी रेडियंस आती हैं, 2 पाई रेडियंस। आपने बोला सर कितना हो जाएगा ये 3 इंटू रेवोल्यूशन, 3 रेवोल्यूशन पर मिनट, तो एक रेवोल्यूशन में आते हैं 2 पाई रेडियन। ये पर मिनट है तो आपको पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए 1 मिनट में कितने सेकंड्स होते हैं। ठीक है, तो आप बोलते हैं सर ये आ जाएगा कुछ ऐसा। तो अगर हम इसको करें 3 इंटू 2, ये 6 कैंसिल हो जाएगा, मतलब π/10 रेडियन पर सेकेंड। ये आपकी आगे इनिशियल ओमेगा। आपने बोला फाइनल ओमेगा कितनी चाहिए, 0, एंड टॉर्क आपसे पूछा है कि सर फाइनल ओमेगा 0 चाहिए, टॉर्क बताना है। अगर उसने बोला जो डिस्प्लेसमेंट है वो कितना हो जाए 2 पाई रेवोल्यूशंस। 2 पाई रेवोल्यूशंस, 1 रेवोल्यूशन में डिस्प्लेसमेंट कितना होता है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट 2 पाई रेडियंस, 2 में 2 इंटू 2 पाई, ये 2 पाई रेवोल्यूशंस हैं। तो एक रेवोल्यूशन में कितना होता है, तो आप बोलोगे 2 पाई इंटू एक रेवोल्यूशन होता है 2 पाई, दैट इज 4 पाई स्क्वायर रेडियंस। ये आपका डिस्प्लेसमेंट आ गया। ठीक है, आपको ये टॉर्क फाइंड आउट करना है। मैंने टॉर्क के लिए आप एंगुलर एक्सेलरेशन फाइंड आउट कर लीजिए। ठीक है, आप क्या निकाल सकते हैं, एंगुलर एक्सेलरेशन अगर आपको पता चल जाएगा तो आप टॉर्क बता पाएंगे बहुत आसानी से, क्योंकि इसने क्या बोला है, सॉलिड सिलेंडर बोला है, सॉलिड सिलेंडर की बात हो रही है। ठीक है, आप बोलते हैं कि सर सॉलिड सिलेंडर का मतलब समझ रहे ना, ये कुछ ऐसा। एक छोटा सा रेफरेंस फिगर बना लेते हैं, ये इस एक्सिस के अबाउट घूम रहा है। ठीक है, तो बहुत अच्छी बात है। मैंने कहा सर देखिए ओमेगा इनिशियल, ओमेगा फाइनल, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, ये आपको पता है, और आपको चाहिए क्या, सर आपको चाहिए है अल्फा। तो आप कह सकते हो अल्फा निकालने के लिए आप बोल सकते हो ओमेगा फाइनल स्क्वायर इज इक्वल टू ओमेगा इनिशियल स्क्वायर प्लस 2 अल्फा थीटा। ठीक है, आपने बोला सर ये वाली इक्वेशन लगा सकते हैं। ओके, अब देखिए क्योंकि इसने टॉर्क बोला है, एक टॉर्क फिक्स वैल्यू बोली, राइट, इसमें आप बोलते हो इसका मतलब अल्फा कांस्टेंट होगा, मतलब टॉर्क कांस्टेंट होगा, तभी तो टॉर्क की एक कोई कांस्टेंट वैल्यू आएगी ना। अगर टॉर्क वेरिएबल होता तो टॉर्क पूछ नहीं पाता, वो अलग अलग पॉइंट पे अलग अलग टॉर्क आएगा।
इसका मतलब वो बोल रहा है टॉर्क बताओ, टॉर्क बताने का मतलब क्या, पूरे मोशन में टॉर्क कैसा होगा, कांस्टेंट होगा, मतलब अल्फा कैसा होगा, कांस्टेंट होगा। दैट्स व्हाई आई हैव अप्लाइड दिस इक्वेशंस, करेक्ट। मैंने कहा फाइनल की वैल्यू है 0, इनिशियल की वैल्यू जरा देखिए कितनी हो गई, पाई स्क्वायर बाय 100 प्लस 2, अल्फा मुझे पता नहीं है, थीटा की वैल्यू अगर हम लिखेंगे तो कितनी हो जाएगी 4 पाई स्क्वायर। सॉल्व करिए जरा, आपने बोला बहुत अच्छी बात है, सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, देखिए 2 अल्फा इंटू 4 पाई स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस पाई स्क्वायर बाय 100। पाई स्क्वायर से पाई स्क्वायर कैंसिल, तो अल्फा की वैल्यू जो आ रही है, अल्फा इज इक्वल टू -1 बाय 800 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। सर अल्फा नेगेटिव आ रहा है, अल्फा हैज टू बी नेगेटिव, तभी तो आप बोलोगे एंगुलर वेलोसिटी के ऑपोजिट एक्ट कर रहा होगा, तभी तो जाके आप क्या बोलोगे, अगर एंगुलर वेलोसिटी पॉजिटिव ली है तो अल्फा हैज टू बी नेगेटिव, तभी तो बॉडी स्टॉप होगी। अल्फा आ गया, आपको मालूम है कि टॉर्क इज इक्वल टू होता है आई इंटू अल्फा। आई की वैल्यू करें, सॉलिड सिलेंडर है, सॉलिड सिलेंडर को डिस्क की तरह ट्रीट कर सकते हैं, मतलब कितना हो जाएगा इस एक्सिस के अबाउट mr² बाय 2, ठीक है। मास की वैल्यू कितनी दे रखी है 2 kg, रेडियस कितना दे रखा है 0.04 का होल स्क्वायर बाय 2 इंटू अल्फा। अल्फा का सिर्फ मैग्नीट्यूड रख रहा हूं क्योंकि मुझे टॉर्क का मैग्नीट्यूड चाहिए, तो ये कुछ ऐसा है, ठीक है। तो इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए 2 से 2 कैंसिल, 0.04, या फिर इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 4 इंटू 10⁻⁻2 का होल स्क्वायर, ठीक है, अपॉन 800। सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 16 इंटू 10⁻⁻4 अपॉन, आप बोलेंगे 800, ठीक है। ये कैंसिल हो गया 2 टाइम्स, ये ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा 10⁻⁻2। सॉल्व करेंगे तो आ रहा है 2 इंटू 10⁻⁻6 न्यूटन मीटर, ठीक है। द ऑप्शन इज, फर्स्ट ऑप्शन इज योर आंसर। फिर से देख लीजिए, मैंने कहा सर ये अच्छे 2 प्रॉब्लम्स ही आई इस बार 2019 में, और आप बोल सकते दोनों में थोड़ी कैलकुलेशन आई, लेकिन कंसेप्ट वाइज बहुत इजी आई। तो देखो ना, आपने बोला मास दे रखा था, रेडियस दे रखा था, इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी दे रखा था, बस देखिए कैलकुलेशन क्या, उसने छोटी छोटी चीजें घुमा दी, उसने डायरेक्ट वैल्यू नहीं दी, उसने एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्ट वैल्यू नहीं दी। यही तो कैलकुलेट करना होता है। कुछ लोग डायरेक्टली 2 पाई रख देंगे, खत्म, क्वेश्चन खत्म, इसकी वैल्यू 3 रख देंगे ओमेगा की, खत्म। तो ये चीजें छोटी छोटी जो होती हैं, इन्हीं को तो हाईलाइट आपको करना होता है। यही तो होता है अच्छे बच्चे, जो आप बोलते हो आता सबको है, जिन्होंने अप्लाई किया उनको भी, जिन्होंने गलत किया उनको भी, बट द प्रॉब्लम है ये छोटी छोटी प्रॉब्लम ये प्रैक्टिस से आती हैं। किससे आती है ये प्रैक्टिस से आती है। अगर आपने ये प्रॉपर्ली अप्लाई कर दी तो इस क्वेश्चन में कुछ बचता ही नहीं है, इक्वेशंस ऑफ मोशन लगाना था एंड यू विल गेट दी आंसर। तो दोनों ही प्रॉब्लम आप बोल सकते हैं थोड़ी कैलकुलेटिव आई, ठीक है, थोड़ी सी कैलकुलेटिव आई, लेकिन कंसेप्ट वाइज बहुत इजी थी। ये सिली मिस्टेक्स बहुत लोगों से करवाया उसने, क्योंकि उसने बहुत सारे ऐसे फैक्टर दे दिए थे जिनमें आप सिली मिस्टेक करेंगे, ठीक है। तो थोड़ा टाइम जरूर लगाओ इनको, 1 मिनट और 1.5 मिनट जरूर लगाओ इन प्रॉब्लम में, क्योंकि कैलकुलेशन में, लेकिन मैंने आपको बोला ऑन एन एवरेज 1 मिनट से कम लगता है, बिकॉज बाकी प्रॉब्लम जो आई होंगी, जैसे आपने वर्क ऑफ एनर्जी की देखी थी 2019 की, बहुत इजी प्रॉब्लम्स आ गई, या मोशन प्लेन की प्रॉब्लम बहुत इजी आ गई डायरेक्टली, ठीक है। तो ये तो थी 2019 की। लेट्स मूव ऑन टू द क्वेश्चंस फ्रॉम 2018। क्वेश्चन फ्रॉम द 2018 इज a solid sphere is rotating freely about its symmetry of axis in free space। सबसे पहले बॉडी कौन सी है, सॉलिड सिलेंडर है, सॉरी सॉलिड स्फीयर है, ठीक है, हाईलाइट कर लेंगे सॉलिड स्फीयर को। इसने बोला अपनी एक्सिस के अबाउट ये फ्रीली रोटेट कर रही है। जब भी अपनी एक्सिस बोलते हैं तो स्टैंडर्ड एक्सिस जो सेंटर से पास हो रही है उसकी बात हो रही है। द रेडियस ऑफ द स्फीयर इज इंक्रीज, उसने बोला कि रेडियस ऑफ द स्फीयर इज इंक्रीज कीपिंग द मास सेम। अगेन रेडियस इज इंक्रीज, मास इज सेम, इज द इंपॉर्टेंट पार्ट। Which of the physical quantities would remain constant for the sphere? अब जरा आप देखिए, आप क्या बोल रहे हो कि सर ये एक स्फीयर है, इस स्फीयर की अगर हम बात करें, ये एक एक्सिस है, इस एक्सिस का अगर आप बोलते ये रेडियस है और इसने बोला कुछ मास है, अब आप बोले रेडियस को इंक्रीज कर रहे हो, क्या कर रहे हो, रेडियस को अगर इंक्रीज कर रहे हो और मास को कांस्टेंट रख रहे हो, मास को कैसा रख रहे हो, कांस्टेंट। तो आपने बोला कि कौन सी क्वांटिटी कांस्टेंट रहने वाली है, उसने पहला बोला एंगुलर वेलोसिटी, ठीक है। आपने बोला एंगुलर वेलोसिटी, मैंने कहा जरा बात करेंगे, पहले दूसरा देख लेते हैं। मैंने मूवमेंट ऑफ इनर्शिया, सर मूवमेंट ऑफ इनर्शिया तो चेंज हो गई होगा। देखिए मूवमेंट ऑफ इनर्शिया डिपेंडिंग ऑन द मास एंड एम कांस्टेंट है, ठीक है। अगर आपको पता है कि सर I इज इक्वल टू 2/5 mr², सॉलिड स्फीयर है, तो देखिए m कांस्टेंट है, r इंक्रीज हो रहा है, तो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया कैन नॉट बी कांस्टेंट, तो सेकंड ऑप्शन तो उड़ गया, ठीक है। आपने बोला कि सर सेकंड ऑप्शन तो उड़ गया,
अब आप बोल रहे हो कि सर मुझे मालूम है कि बाहर से कोई एक्स्ट्रा फोर्स नहीं लग रहा है, तो कोई टॉर्क नहीं लग रहा होगा। कोई एक्स्ट्रा टॉर्क नहीं लग रहा होता है। जब आपको मालूम है कि सर जब टॉर्क एक्सटर्नल 0 होता है तो एंगुलर मोमेंटम कैसा होता है, कांस्टेंट होता है। मतलब I1 ओमेगा 1 इक्वल टू I2 ओमेगा 2। वैसे तो आंसर यहीं से आ गया कि सर बाहर से हम ऐसा कोई फोर्स नहीं लगा रहे हैं तो एल में कोई चेंज नहीं आएगा, तो एल कांस्टेंट होगा। तो थर्ड ऑप्शन आपका यही है। बट फिर भी मैं बाकी ऑप्शन की तरफ देख लेता हूं। मैंने कहा देखिए आई अगर चेंज हो रहा है तो ओमेगा भी चेंज होगा, बिकॉज आई इंटू ओमेगा हैज टू बी कांस्टेंट। एल कांस्टेंट का मतलब क्या हो गया, आई ओमेगा हैज टू बी कांस्टेंट। तो ओमेगा हैज टू बी चेंज बिकॉज आई इज गेटिंग चेंज। और काइनेटिक एनर्जी भी चेंज हो जाएगा, बिकॉज काइनेटिक एनर्जी डिपेंडिंग होगी हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, तो आप ये रिलेशन भी निकाल के देखोगे, यहाँ पे जो आई है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ओमेगा आएगा। करेक्ट, आप क्या बोल रहे हो, तो यहां से आप बोलते हो काइनेटिक एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, देखिए ओमेगा स्क्वायर, तो आप ऐसे भी लिख सकते हो आई इंटू 1 बाय आई का स्क्वायर। तो जो k है वो प्रोपोर्शनल टू 1 बाय आई आ रहा है, मतलब आई चेंज हो रहा है तो k भी चेंज हो रहा है। खैर आपको इतना कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है, आप तो सिंपल सी बात करोगे, वैल्यूज उठा के रख के देख लेना, आपकी वैल्यूज चेंज हो ही रही होंगी। ठीक है, आप बता सकते हो कि सर सिंपल सी बात है, इसमें टॉर्क 0 है तो एल कांस्टेंट है, बाकी चीजों की तो आपको बात करनी ही नहीं है। तो दैट्स वेरी इजी। देखिए 2018 में सिर्फ क्वेश्चन अगर आपको कंसेप्ट आता है तो आप डायरेक्टली क्वेश्चन कर पाएंगे, इसमें कुछ भी जान नहीं थी। So let's move on to the next problem. Next problem is again from 2018. The question is a solid sphere is in rolling motion. Again rolling motion बोल दिया उसने, ठीक है। Solid sphere है, हाईलाइट करिए, solid sphere है। In rolling motion, our body possesses translational kinetic energy as well as rotational kinetic energy simultaneously. Yes, हमें मालूम है, हमने लास्ट लेक्चर में देखा था कि काइनेटिक एनर्जी के दो पार्ट होते हैं, एक रोटेशनल पार्ट बोलता है, एक ट्रांसलेशन पार्ट बोलते हैं। ठीक है, द रेशियो ऑफ KT is translational kinetic energy upon total kinetic energy for the sphere is very basic question। जरा देखिए, उसने बोला आप जरा इंपॉर्टेंट डेटा की बात करें तो सबसे पहले बात करेंगे सॉलिड स्फीयर की बात करें। किसकी बात करें, सॉलिड स्फीयर। सॉलिड स्फीयर की बात करें जरा, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। मैंने कहा जरा आई की बात करें, स्टैंडर्ड कितना हो जाएगा 2/5 mr² अगर रोलिंग हो रहा है तो। अब रोलिंग जब भी होता है तो आपको पता है सर, रोलिंग अगर हो रहा होता है तो आप बोलते हैं इसके एक VC दे रखा होता है और एक ओमेगा से घूम रहा होता है। काइनेटिक एनर्जी निकलेंगे भाई अलग। काइनेटिक एनर्जी लिखने के तरीके क्या होता है सर, काइनेटिक एनर्जी लिखा जाता है हाफ ICM ओमेगा स्क्वायर प्लस हाफ MVC स्क्वायर, ऐसे लिखते हैं। ठीक है, ये सेंटर से पास होने वाली एक्सिस के अबाउट, आप जिसके अबाउट प्योर रोलिंग की तरह प्योर रोटेशन की तरह ट्रीट कर सकते हैं। ठीक है, ये काइनेटिक एनर्जी उसकी, प्लस आप बोलते हैं एक VC पॉइंट मास की तरह ले लें सेंटर ऑफ मास को, तो आप बोलेंगे उसकी काइनेटिक एनर्जी। इसको बोला जाता है रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी, जिसको KR बोल दिया इसने, और इसको बोला जाता है ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी, जिसको उसने KT बोल दिया है। जो रेशो मुझसे पूछा गया है वो पूछा गया है KT अपॉन KR प्लस KT, दैट इज K। ये रेशो मुझसे पूछा गया है, वैल्यू पुट कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। मैंने कहा बहुत अच्छी बात है, KT की अगर हम बात करें तो आ रहा है हाफ MVC स्क्वायर। ठीक है, अपॉन टोटल वैल्यू कितनी आ रही है, हाफ। IC की वैल्यू अगर हम बात करें 2/5 mr स्क्वायर, इसका रेडियस कितना माना जाए R। अब यहाँ पे देखिए प्योर रोलिंग हो रही है, फिर से बात करें, जब भी रोल कर रहा है कुछ नहीं बोला है तो मतलब प्योर रोलिंग हो रही है। इस पॉइंट पे VC, इस पॉइंट पे R ओमेगा, और आप बोलेंगे क्योंकि ग्राउंड है, ग्राउंड तो रेस्ट पे रहता है, तो आप बोलेंगे प्योर रोलिंग के लिए जो कंडीशन आएगी वो आएगी PC इक्वल टू R ओमेगा, और ओमेगा आएगा VC बाय R। तो जब मैं ओमेगा स्क्वायर लिख रहा हूं तो ओमेगा स्क्वायर को लिख सकता हूं VC स्क्वायर बाय R, VC स्क्वायर बाय R स्क्वायर। ठीक है, प्लस हाफ MVC स्क्वायर, तो हाफ MVC स्क्वायर। जरा सॉल्व करेंगे, ये देखिए R से R कैंसिल हो गया, इसको सॉल्व करेंगे 2/5 एंड 1/2, जरा सॉल्व करके देखते हैं। देखिए 1 से हाफ तो ये कैंसिल हो गया। ठीक है, सॉरी हाफ पूरे में से कॉमन ले लिया है तो आप बोलेंगे ऐसे, तो ये हाफ से हाफ कैंसिल हो गया, M से M कैंसिल हो गया क्योंकि कॉमन है, और VC स्क्वायर से VC स्क्वायर कैंसिल हो गया बिकॉज ये कॉमन है। तो क्या बच रहा है, जरा देखो, ऊपर बच रहा है 1, नीचे क्या क्या बच रहा है 2/5 प्लस 1, 2/5 प्लस 1, 5 प्लस 2 7, तो जो रेशो आ रहा है वो आ रहा है 5/7। सो दैट इज योर आंसर। ठीक है, अगेन वेरी वेरी बेसिक क्वेश्चन, बस आपको फंडे ये दो चीजें पड़े। एक तो प्योर रोलिंग वाला कंसेप्ट, देखिए हमने कहा रोलिंग वाला क्वेश्चन तो आता ही आता है एवरी ईयर, रोलिंग तो आता ही आता है, बहुत बेसिक क्वेश्चन आता है रोलिंग का। और काइनेटिक एनर्जी का ये जो फॉर्मूला है वो आपको यूज करना आना चाहिए। तो द करेक्ट आंसर इज
5/7। कौन सा ऑप्शन आ रहा है आपका? 5/7 इज द सेकेंड ऑप्शन। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज 3 ऑब्जेक्ट्स, ए सॉलिड स्फीयर है, बी सर्कुलर डिस्क है एंड सी सर्कुलर रिंग है, विच हैव द सेम मास। सबके मासेस कैसे हैं? सेम है, रेडियस कैसे हैं? सेम है। दे ऑल स्पिन विद द सेम एंगुलर स्पीड। सबकी सर एंगुलर स्पीड यानी ओमेगा भी सेम है। अबाउट देयर ओन सिमेट्री एक्सिस, द अमाउंट ऑफ वर्क डन रिक्वायर्ड टू ब्रिंग देम टू द रेस्ट वुड सैटिस्फाई द रिलेशन। ठीक है, आपने बोला वर्क डन। देखिए फिर से बात करेंगे, यहाँ पे ए की बात करें, बहुत सिंपल सा, बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, 30 सेकंड में आप सॉल्व कर सकते हैं। ए है सॉलिड स्फीयर, बी है डिस्क और सी है रिंग। ठीक है, आपने बोला सबका मास रेडियस सेम है और ओमेगा भी सेम है। आपने पूछा वर्क डन ए, वर्क डन बी एंड वर्क डन सी। कौन सा वर्क डन ज्यादा रिक्वायर्ड होगा, कम होगा, वो बताना है आपको। ठीक है, इनको स्टॉप करने में मैंने कहा इनकी वर्क डन क्या होता है? चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। फाइनल काइनेटिक एनर्जी तो सबकी कितनी है? 0। तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी अगर निकाल लो, उसका जो रेशियो होगा वही वर्क डन का रेशियो होगा। मैंने कहा इसके लिए जो काइनेटिक एनर्जी आएगी वो आएगी 2/5 हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, हाफ आई की बात करें 2/5 mr स्क्वायर इंटू ओमेगा स्क्वायर। तो ये वर्क डन ए हो जाएगा। तो आप बोल सकते हो वर्क डन ए जो होगा वो होगा हाफ इंटू 2/5 mr स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर। अच्छा एक काम और कर सकते हैं, मैंने कहा देखिए हाफ सब में कॉमन होगा और ओमेगा सब में कॉमन होगा, तो जो वर्क डन है वो डायरेक्टली आप किसके प्रोपोर्शनल बोल सकते हो? आई के प्रोपोर्शनल बोल सकते हो। वर्क डन किसके प्रोपोर्शनल बोल सकते हो? आई के प्रोपोर्शनल बोल सकते हो। तो मैंने कहा जरा आई का, अगर वर्क डन ए इज प्रोपोर्शनल टू 2/5 mr स्क्वायर, ठीक है, आप बोल सकते हो कि वर्क डन बी इज प्रोपोर्शनल टू, क्या है? डिस्क है तो हाफ mr स्क्वायर, और वर्क डन सी इज प्रोपोर्शनल टू कितना है? रिंग है, तो आप बोलोगे 1 इंटू mr, मतलब mr स्क्वायर। अब इसमें देख लीजिए सबसे ज्यादा वैल्यू किसकी है? जिसकी सबसे ज्यादा वैल्यू है उसका ही सबसे ज्यादा वर्क डन करना पड़ेगा। सबसे ज्यादा वैल्यू है इसकी, यहां पे 1 है, ये 1/2 है, मतलब 0.5 है। ये 1 है, ये कोफिशिएंट 0.5 है और ये कोफिशिएंट कितना है? 0.4। तो ये सबसे ज्यादा है, फिर ये उससे कम है और ये उससे कम है। तो आप बोलोगे सबसे ज्यादा वर्क डन आपको इसमें करना पड़ेगा, फिर इसमें और फिर इसमें, दैट इज योर आंसर। मतलब WC इज ग्रेटर देन WB इज ग्रेटर देन WA। कौन सा ऑप्शन है? फर्स्ट ऑप्शन। कितना टफ क्वेश्चन था भाई साहब। कंसेप्ट पता होना चाहिए कि वर्क डन इक्वल टू मींस चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। सर यही तो बेसिक है, वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। बस यही तो पता होता है कि डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है। ये वाला वर्क डन वाला कंसेप्ट देखिए कहां रोटेशन में यूज कर रहे हैं, वो वर्क डन में नहीं पूछ रहे हैं, वो वर्क डन वाला रिलेशन कहां यूज कर रहे हैं? रिलेशन में, और सॉरी रोटेशन में। और रोटेशन में देखिए कितना इजी क्वेश्चन दे दिया उन्होंने। सिंपली आप इन कोफिशिएंट के बेसिस पे आंसर कर पाएंगे। मैंने वर्क डन प्रोपोर्शनल टू मूवमेंट ऑफ इनर्शिया क्यों बोला? क्योंकि आपने बोला कि सर हाफ कांस्टेंट है, ओमेगा कांस्टेंट है। ठीक है, तो बेसिकली आपने बोला मास और रेडियस भी कांस्टेंट है, मुझे डायरेक्टली ये भी लिख सकते थे जो भी कोफिशिएंट यहाँ आ रहा है उसके प्रोपोर्शनल है। फाइनली आपने यूज तो वही किया। तो 18 has got 4 questions from rotation. तो now let's see the last question of 2018. अगेन बहुत ही बेसिक क्वेश्चन तरह देखिए, मैं आपको सॉल्व करके नहीं देने वाला हूं। इसने बोला द मूवमेंट ऑफ फोर्स F इज इक्वल टू 4i कैप प्लस 5j कैप माइनस 6k कैप एट अबाउट द पॉइंट at 2 0 -3 about the point 2 -2 is given by। भाई साहब मूवमेंट ऑफ फोर्स का मतलब क्या पूछ रहा है? वो टॉर्क पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? टॉर्क पूछ रहा है। और टॉर्क क्या होता है? R क्रॉस F होता है। सर क्रॉस प्रोडक्ट का मैंने आपको बोला, क्रॉस प्रोडक्ट का डायरेक्टली एक्स आई कैप जे कैप के कैप के फॉर्म में क्वेश्चन आता है, उनका क्रॉस प्रोडक्ट निकालना आना चाहिए। सर क्या मैं ये बताऊं? मैं आपको नहीं बताऊंगा, बस इसमें जो इंपॉर्टेंट पार्ट है आपको R निकालना आना चाहिए। देखिए उसने बोला कि सर जो फोर्स है वो किस पॉइंट पे लग रहा है? उसने बोला फोर्स लग रहा है 2 0 -3 पर, और किसके अबाउट टॉर्क पूछा गया है? इस पॉइंट के अबाउट साइड 2 -2 ऐसी कुछ है। तो अब इस चीज में R निकालना आना चाहिए कि सर इस पॉइंट के अबाउट पूछा गया है, यहाँ पे -2 है, ठीक है, इस पॉइंट के अबाउट पूछा है, फोर्स लग रहा है यहाँ पे। तो देखिए निकालने का तरीका, R वेक्टर क्या होता है? जिसके अबाउट पूछा जाता है वहां से जहां पे फोर्स लग रहा होता है, ठीक है, वो होता है R वेक्टर। तो दैट इज इक्वल टू दिस माइनस दिस। तो मैं R वेक्टर निकालने का बता देता हूं। 2 -2 दैट इज 0 i कैप, 0 -2 दैट इज +2j कैप, -3 माइनस ऑफ -2 मतलब कितना हो गया? माइनस। ठीक है सर, R वेक्टर ये होगा, फोर्स आपको डायरेक्टली दिया गया है, और R क्रॉस F मतलब दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट आपको निकालना है। मैं आपको बोल चुका हूं क्रॉस प्रोडक्ट का डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं, और 2018 में आया हुआ क्वेश्चन है। तो क्रॉस प्रोडक्ट निकालना इस फॉर्म में जरूर सॉल्व करना सीख लें।
ठीक है। नाउ दैट इज अ वेरी वेरी बेसिक क्वेश्चन। तो 4 क्वेश्चन आए 2018 में, और आप देखें 19 में जो डायरेक्ट क्वेश्चन आए वो 2 ही आए। तो थोड़ा बहुत वेरिएशन होता है, लेकिन कहीं ना कहीं इनका क्वेश्चन का और भी यूज हो जाता है, ठीक है। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द प्रॉब्लम्स ऑफ 2017 में एक बहुत ही स्टैंडर्ड क्वेश्चन आया। A rope is wound around a hollow cylinder of mass 3 kg and radius 40 centimeter. जरा देखिए, लिख लिया कीजिए तुरंत की तुरंत। मास कितना दे रखा है? 3 kg। हॉलो सिलेंडर है, ध्यान रखें क्या है? हॉलो सिलेंडर। ये सब डेटा हाईलाइट करने वाले होते हैं, हाईलाइट करते जाया कीजिए तुरंत की तुरंत, लिखते लिखते। आपने रेडियस कितना दे रखा है? 4 सेंटीमीटर, सॉरी 40 सेंटीमीटर। ध्यान रखें ये 40 सेंटीमीटर है, मैं इसको 0.4 मीटर लिख दे रहा हूं। हमेशा ऐसा यूनिट में जरूर कन्वर्ट कर लिया कीजिए। What is the angular acceleration of the cylinder if the rope is pulled with a force of 30 न्यूटन? ठीक है, फोर्स की वैल्यू दे रखी है 30 न्यूटन। उसने बोला एक हॉलो सिलेंडर है, उसके अराउंड, एक हॉलो सिलेंडर के अराउंड एक क्या करते रोप बाउंड कर दिया गया है। उसने जरा देखिए फिगर जरा बना लेते हैं। मैंने कहा सर ये एक हॉलो सिलेंडर है, देखिए मैं आपको सामने से दिखा रहा हूं, ठीक है। इसके अराउंड आपने क्या कर रखा होगा? ये फिक्स होगा, है ना। ये बेसिकली ऐसा साइड से अगर देखोगे तो कुछ ऐसा, और आपने समहाउ इसको ऐसे फिक्स कर रखा होगा। इस ऐसे ये पीछे की एक्सिस है, इसी में बस ये घूम सकता है, और इसके अराउंड आपने क्या कर दी होगी? रोप बाउंड कर दी। अब जब सामने से देखोगे तो आपने बोला रोप का जो एक एंड होगा वो कुछ ऐसा होगा। इस रोप को आप यहां से जो फोर्स लगा रहे हो वो कितना लगा रहे हो? 30 न्यूटन लगा रहे हो, ठीक है। और इसके इस एक्सिस के अबाउट ये घूम सकता है ऐसे, बस प्योर रोटेशन कर सकता है और कुछ नहीं कर सकता। बस ये अगर फिगर बना लिया, क्वेश्चन खत्म। मैंने कहा भाई साहब देखो, रोटेशन कराने वाला केवल एक ही फोर्स है, दैट इज एफ। ये एफ ही नीचे की तरफ इसको इधर की तरफ घुमाने की कोशिश कर रहा है, एक्सेलरेशन देने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। आपने बोला एक्सेलरेशन ही तो बताना है मुझे। मैंने कहा सर इस एक्सिस के अबाउट घूम रहा है, तो आप बोलोगे सर इस एक्सिस के अबाउट टॉर्क निकाल दो। सर देखिए ये फोर्स की डायरेक्शन है, और फोर्स की डायरेक्शन में ये आर परपेंडिकुलर डाला, तो टॉर्क कितना आया? इस एक्सिस के अबाउट तो निकालेंगे, दैट इज इक्वल टू आर क्रॉस एफ, दैट इज आर परपेंडिकुलर इंटू एफ। आर परपेंडिकुलर यहाँ पे किसके बराबर है? रेडियस के बराबर है, तो आप बोलोगे सर दैट इज आर इंटू एफ, ठीक है। ये टॉर्क आ गया। टॉर्क क्या होता है सर? टॉर्क होता है आई इंटू एल्फा। एल्फा हमको निकालना है। मैंने कहा सर बहुत अच्छी बात है। आर की वैल्यू कितनी दे रखी है? 0.4। एफ की वैल्यू कितनी देखिए? 30। सर आई क्या है? हॉलो सिलेंडर है। हॉलो सिलेंडर मतलब रिंग की तरह ट्रीट करना है। रिंग का मतलब क्या? mr स्क्वायर। तो भाई साहब आई की वैल्यू रखो जरा, कितना हो गया? mr स्क्वायर। एम है 3 kg, आर की वैल्यू फिर से देखिए 0.4 इंटू 0.4, mr स्क्वायर इंटू एल्फा इज इक्वल टू 0.4 इंटू 30। 0.4 से 0.4 कैंसिल, एक 3 से 3 कैंसिल, एल्फा जो आया वो आया 10/0.4, ठीक है। जरा देखिए कितना टाइम आया ये? 25। अल्फा जो आया 25, और वो भी किसमें? रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। तो दैट वाज योर आंसर, 25 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। अब देख लिए कितना टफ क्वेश्चन था। टॉर्क इक्वल टू आई अल्फा, दैट वाज द क्वेश्चन। टॉर्क निकालने की प्रैक्टिस हमको होनी चाहिए। बहुत ही स्टैंडर्ड क्वेश्चन है और बहुत ही इजी क्वेश्चन है ये 2017 का। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट प्रॉब्लम। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट? 4 स्टेटमेंट दिए हैं। सेंटर ऑफ अ बॉडी ऑलवेज कोइंसाइड विद द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ द बॉडी। नो, दैट्स नॉट अ करेक्ट क्वेश्चन। सेंटर ऑफ मास और सेंटर ऑफ ग्रेविटी हमेशा एक ही जगह पे लाई करें ऐसी कोई जरूरत नहीं है। वो तब लाई करते हैं जब छोटी बॉडीज होती हैं, मतलब जिन बॉडीज पे हर पॉइंट पे ग्रेविटी की वैल्यू कैसी रखी जाती है? कांस्टेंट मिल जाती है। अगर बहुत ज्यादा बड़ी बॉडी हो और उनके हर पॉइंट पे अलग अलग ग्रेविटी की वैल्यू आ रही होगी, तो सेंटर ऑफ मास और सेंटर ऑफ ग्रेविटी अलग अलग कोइंसाइड कर सकते हैं, ठीक है। मेरा सेकंड स्टेटमेंट है सेंटर ऑफ मास ऑफ बॉडी इज द पॉइंट एट विच द टोटल ग्रेविटेशनल टॉर्क ऑन द बॉडी इज 0। हाँ, दिस इज द करेक्ट स्टेटमेंट। ये आपकी डेफिनेशन भी होती है, ठीक है। सेंटर ऑफ मास ऑफ बॉडी इज द पॉइंट एट विच द टोटल ग्रेविटेशनल टॉर्क ऑन द बॉडी इज 0। ये डेफिनेशन है, आप इसको बोलेंगे यस इट इज द करेक्ट ऑप्शन। थर्ड है अ कपल ऑन अ बॉडी प्रोड्यूस बोथ ट्रांसलेशनल रोटेशनल मोशन इन द बॉडी। नहीं, कपल के बारे में हम बात कर चुके हैं। कपल में नेट फोर्स 0 होता है, ट्रांसलेशनल मोशन आपका नहीं करा सकता, केवल रोटेशन कराता है। तो ये वाला क्वेश्चन क्या हो गया? गलत हो गया। नेक्स्ट इज मैकेनिकल एडवांटेज ग्रेटर देन 1 मीन देन स्मॉल एफर्ट कैन बी यूज्ड टू लिफ्ट अ लार्ज लोड। यस, मैकेनिकल जो लिफ्ट होती है ना, फलक्रम वो वाला, तो आप बोलते हो जितनी बड़ी आर्म होती है उतना आप बेसिकली ज्यादा
फोर्स या वेट उठा सकते हो बाय अप्लाइंग स्मॉल फोर्स। और अगर मैकेनिकल एडवांटेज ग्रेटर देन 1 का मतलब है कि यस आप कम फोर्स से ज्यादा भारी चीजें उठा रहे हो, तो आप बोलते हैं यस दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो करेक्ट एंड द सेकंड स्टेटमेंट इज ऑल्सो करेक्ट। द करेक्ट आंसर इज फर्स्ट ऑप्शन। ठीक है, थोड़ा सा थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, थ्योरी की रीडिंग तो हमको करनी पड़ेगी। थ्योरी और डेफिनेशन बेस्ड क्वेश्चन था ये 2017 का। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। The next question is two discs of same moment of inertia rotating about their angular regular axis passing through their center and perpendicular to the plane of the disc। दो डिस्क बोला गया है और सेम मोमेंट ऑफ इनर्शिया है दोनों का, और वो अपनी एक रेगुलर एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रही हैं विद एंगुलर वेलोसिटीज ω1 एंड ω2। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। नेक्स्ट है दे आर ब्रॉट इनटू कांटेक्ट फेस टू फेस कोइंसाइडिंग द एक्सिस ऑफ रोटेशन। मैंने कहा बहुत अच्छी बात है, दोनों को एक दूसरे के ऊपर रखा गया है। और द एक्सप्रेशन फॉर लॉस ऑफ एनर्जी ड्यूरिंग दिस प्रोसेस। इस क्वेश्चन को मैं इस ईयर का अच्छा क्वेश्चन मानता हूं बिकॉज इसमें थोड़ी कैलकुलेशन अच्छी है। तो ध्यान रखिए दो डिस्क हैं, एक ω1 से घूम रही थी, एक ω2 से घूम रही थी। आपने एक दूसरे के ऊपर रखा, आपने बोला इन दोनों के बीच में कुछ फ्रिक्शन लगेगा और फ्रिक्शन की वजह से क्या होगा कि सर किसी की स्पीड कम होगी, किसी की बढ़ेगी, है ना, और एक कांस्टेंट वेलोसिटी पे आके फिर वो एक साथ घूमने लगेंगी। तो जो लॉस हुआ काइनेटिक एनर्जी में ड्यू टू फ्रिक्शन है, तभी इन दोनों की स्पीड आपस में चेंज होगी। और फ्रिक्शन नहीं होता, दोनों अपनी अपनी स्पीड से घूमती रहती, कोई एक दूसरे को इफेक्ट नहीं करता। ठीक है, तो आपसे पूछा गया व्हाट इज द लॉस ऑफ एनर्जी ड्यूरिंग दिस प्रोसेस। तो आप बोलोगे बहुत अच्छी बात है, इस क्वेश्चन को मैं अच्छा क्वेश्चन मानता हूं, आप डेफिनेटली ट्राई करें, उसके बाद सॉल्व करें। मैंने कहा ये डिस्क थी एक और ये दूसरी डिस्क और ये एक्सिस थी, ये घूम रही है ω1 से और ये घूम रही है ω2 से मान लो। ठीक है, मैंने कहा दोनों के मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई मान लेते हैं क्योंकि उसने बोला है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे दे रखे हैं। मैंने कहा इनिशियल काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी होगी दोनों की मिला के, राइट। तो आप बोलोगे हाफ आई ω1 स्क्वायर प्लस ω2 स्क्वायर, दिस इज योर इनिशियल काइनेटिक एनर्जी ऑफ द कंबाइंड सिस्टम। मैंने कहा आप क्या करोगे सर, जब आपने दोनों एक साथ रख दिए, राइट, आपने बोला सर अब ये दोनों एक साथ आ गए, तो आप बोलोगे सर एक ऐसा इंस्टेंट आएगा फाइनली जब वो दोनों एक कॉमन ओमेगा से घूमने लगेंगे, तब तक इनकी स्पीड चेंज होती रहेंगी। मैंने कहा उस केस में आपको ओमेगा निकालनी है दोनों की। बट अब इस चीज पर ध्यान रखना कि सर यहाँ पे कोई एक्स्ट्रा बाहर से कोई एक्स्ट्रा फोर्स नहीं लग रहा है, मतलब एक्स्ट्रा टॉर्क नहीं लग रहा है। इसका मतलब टॉर्क कैसा है, 0। एक्स्ट्रा टॉर्क कितना है, 0। तो आप बोले एंगुलर मोमेंटम कैसा रहेगा, कंजर्व। तो इनिशियल एंगुलर मोमेंटम ऑफ द सिस्टम रिमेंबर दिस, सिस्टम मतलब दोनों का मिला के इज इक्वल टू द फाइनल एंगुलर मोमेंटम ऑफ द सिस्टम। इनिशियल एंगुलर मोमेंटम कितना रहेगा, दैट इज हाफ, सॉरी आई ओमेगा होता है ना, तो आई ω1 प्लस आई ω2 दैट इज आई ω1 प्लस आई। फाइनल एंगुलर मोमेंटम कितना होगा, आप बोलोगे आई ओमेगा दोनों के लिए ऐड होगा तो कितना हो जाएगा 2i ओमेगा। ठीक है, मैंने कहा सर दोनों ही कैसे होंगे, सेम होंगे, तो आप क्या लिखोगे i इंटू ω1 प्लस ω2 इज इक्वल टू 2i ओमेगा। i से i कैंसिल, ओमेगा आ गया आपका ω1 प्लस ω2 डिवाइड बाई 2, ये आ गया आपका ओमेगा। आप तो बोलते हो फाइनल काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, वापस यहां लिखते हैं काइनेटिक एनर्जी फाइनल। ठीक है, इसकी हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, इसकी हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, मतलब 2 इंटू हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू कितनी है, ω1 प्लस ω2 बाई 2 का होल स्क्वायर। सो ये हो गई आपकी फाइनल काइनेटिक एनर्जी। मैंने कहा सर काइनेटिक एनर्जी फाइनल हो गई, आपने बोला जो लॉस होता है काइनेटिक एनर्जी इनिशियल माइनस काइनेटिक एनर्जी फाइनल। अब मैं आप पे छोड़ दे रहा हूं, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी और फाइनल काइनेटिक एनर्जी का जो डिफरेंस आएगा दैट इज योर आंसर। अच्छा क्वेश्चन क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि इसमें देखिए कई सारे कंसेप्ट लगे, थोड़ा सा आपको बताना चाहिए था कि यहाँ पे एंगुलर मोमेंटम का कंजर्वेशन भी लग रहा है। लॉस के लिए आपको पता है होना चाहिए कि सर लॉस कैसे निकालेंगे, है ना, तो लॉस ऐसे निकालेंगे। ठीक है, तो इसीलिए मैं इसको अच्छा क्वेश्चन मानता हूँ। हालांकि टफ कुछ भी नहीं था, ये अच्छा क्वेश्चन है बट टफ नहीं है। ठीक है, so now let's move on to the next problem. The next problem is from 2016. ठीक है, क्या बोलता है, two rotating bodies A and B, masses m and 2m, with moment of inertia IA and IB. मैं लिख लेता हूं सर, A और B मास m है और 2m है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया IA है और ये IB है। सर इसी तरीके से आप डेटा लिख लिया कीजिए या तो आप उसे हाईलाइट कर लिया कीजिए। और उसने ये भी बोल रखा है द IB इज ग्रेटर देन IB इज ग्रेटर देन IA, ये भी दे रखा है उसने। उसने बोला हैव इक्वल काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेशन, उसने बोला काइनेटिक एनर्जी भी दोनों की कैसे हैं,
इक्वल है। नाउ इफ एल ए एंड एल बी देयर एंगुलर मोमेंटम रिस्पेक्टिवली, देन आपने बताना है कि एल ए और एल बी ये ऐसा कुछ है। ठीक है, तो मैंने अच्छा क्वेश्चन है, वीडियो को पॉज करें, ट्राई करें, मैंने कहा फिर आप इसको सोल्यूशन को देखें। देखिए काइनेटिक एनर्जी दोनों की कैसे कर रखी, इक्वल। मैंने कहा इसका मतलब क्या हो गया, हाफ आई ए ओमेगा ए स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ आई बी ओमेगा बी स्क्वायर। ये दोनों इक्वल दे रखी हैं। मैंने कहा इससे मैं एक चीज निकाल सकता हूं, ओमेगा ए अपॉन ओमेगा बी का स्क्वायर इज इक्वल टू आई बी बाई आई ए। तो ओमेगा ए बाई ओमेगा बी इज इक्वल टू आई बी बाय आई ए होल पावर 1/2। यही मुझे चाहिए था, बस खत्म हो गया क्वेश्चन। इतना सा क्वेश्चन था। मान लो आपसे पूछा गया है एल ए और एल बी का रेशियो बता दो भाई, तो एल ए की वैल्यू लिखोगे आई ओमेगा, मतलब आई ए ओमेगा ए अपॉन आई बी ओमेगा बी। आई ए और आई बी का रिलेशन तो मुझे मालूम है, ओमेगा ए ओमेगा बी मैंने यहां से निकाल रखा है, तो इसको आप ऐसे लिख सकते हो आई ए बाय आई बी इंटू आई बी बाय आई ए की पावर 1/2। इसको और सॉल्व करोगे तो आप देखेंगे क्या आएगा, ये आई ए बाय आई बी की पावर 1/2। ये आया एल ए बाय एल बी। अब मुझे मालूम है कि दिस आई ए इज स्मॉलर, आई बी इज ग्रेटर, इसका मतलब दिस एल ए इज स्मॉलर एंड एल बी इज ग्रेटर, तो दैट इज योर आंसर, एल बी इज ग्रेटर देन एल ए। खत्म, एल बी इज ग्रेटर देन एल ए एंड दिस इज योर आंसर। यस, इतना ही हम बात कर सकते हैं। सो योर करेक्ट ऑप्शन इज थर्ड। ये रोटेशन के टफ क्वेश्चन है सर, इसको टफ बोलते हैं आप। इन क्वेश्चंस के लिए परेशान रहते हैं आप, मतलब क्या है, कहीं ना कहीं हमारी प्रैक्टिस कम है, कंसेप्ट थोड़े हमारे एकदम क्लियर नहीं है, क्लिक नहीं करता एग्जैक्टली, वरना इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं था। Let's move on to the next question. Next problem is a solid sphere of mass m and radius r is rotating about its diameter. ठीक है भाई, सॉलिड स्फीयर है, ध्यान रखेंगे। तुरंत ही तुरंत डेटा लिखने में कोई बुराई नहीं है। तो सॉलिड स्फीयर है, मास m है, रेडियस r है और अपनी नेचुरल एक्सिस जो सिमेट्रिक एक्सिस है उसके अबाउट मूव कर रहा है। अ सॉलिड सिलेंडर ऑफ द सेम मास, सॉलिड सिलेंडर उठा लो आप, सॉलिड सिलेंडर सेम मास and radius and same radius is also rotating about its geometrical axis with its angular speed twice that of the sphere. इसने बोला इसका रेडियस तो सेम है, लेकिन अगर इसकी ओमेगा है तो इसके लिए 2 ओमेगा हो जाएगा, एंगुलर स्पीड इसकी डबल है एज दैट ऑफ द स्फीयर। आपको क्या बताना है, द रेशियो ऑफ द काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेशन। अरे सर क्या ही बचता है, आपको काइनेटिक एनर्जी ऑफ सॉलिड स्फीयर अपॉन काइनेटिक एनर्जी ऑफ सॉलिड सिलेंडर बताना है। दैट इज इक्वल टू हाफ आई सॉलिड सिलेंडर सॉलिड स्फीयर इंटू ओमेगा स्क्वायर अपॉन हाफ आई सॉलिड सिलेंडर इंटू ओमेगा की जगह पे देखिए यहाँ पे कितनी है, 2 ओमेगा है, तो 2 ओमेगा का स्क्वायर। वैल्यूज पुट कर दीजिए, हाफ से हाफ कैंसिल हो गया, तो ये आएगा आई सॉलिड सिलेंडर कितना हो जाएगा, सॉलिड स्फीयर 2/5 mr स्क्वायर इंटू ओमेगा स्क्वायर अपॉन सॉलिड सिलेंडर मतलब डिस्क की तरह ट्रीट करेंगे तो कितना आ जाएगा 1/2 mr स्क्वायर इंटू 4 ओमेगा स्क्वायर, mr स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर mr स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, जरा सॉल्व करके देखिए, ये 2 से 2 कैंसिल, फिर आप इसको इससे कैंसिल कर देंगे तो ये आ रहा है 1/5 इज योर आंसर। दिस इज हाउ डिफिकल्ट क्वेश्चन हैव बीन आस्क्ड। दिस रेशियो आपसे पूछा गया था एंड दैट इज E sphere upon E solid cylinder and that came as 1/5। देख रहे हैं कितने टफ क्वेश्चंस आते हैं, इनके लिए आप परेशान होते हैं और आप बोलते हैं सर रोटेशन बहुत टफ आता है। कितने क्वेश्चंस टफ आए अभी तक यार, हमने इतने सारे क्वेश्चन देख लिए, 2019 में देख लिया, 18 में देख लिए, 17 में देख लिए, 16 में देख लिए, सर इतने टफ क्वेश्चंस आते हैं, क्या हम इनको नहीं स्कोर कर सकते? प्रॉब्लम है कि हम ये बेसिक क्वेश्चन नहीं कर पाते, इसलिए हमारा नीट स्कोर खराब होता है। हम सिर्फ सोचते रहते हैं, अरे यार तैयारी करो, प्रैक्टिस करो, एफर्ट डालो, क्वेश्चन बहुत इजी आते हैं, नीट बहुत इजी आता है यार। मानते ही नहीं हो आप लोग, क्यों नहीं? क्योंकि आप पढ़ते ही नहीं है, पढ़ोगे नहीं तो यार फिर कैसे आएगा? सोचते रहते हैं बस, हम सोचते हैं कि हम एफर्ट डाल रहे हैं बट हम एफर्ट डाल नहीं रहे होते एंड दैट्स व्हाई दीस काइंड ऑफ क्वेश्चंस आपको लगते हैं बहुत टफ है। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट प्रॉब्लम। नेक्स्ट प्रॉब्लम इज अ लाइट rod of length L has two masses m1 and m2 attached to its two ends. The moment of inertia of the system about its axis perpendicular to the rod and passing to the center of masses.
अब देखो इसमें कितना क्वेश्चन घुमा दिया, बहुत ही बेसिक, सबसे सिंपल क्वेश्चन मैं कह सकता हूं। एक लाइट रॉड है, इसके एंड पर एक M1 और M2 दो मासेस हैं। इसने पूछा है कि सर हमें क्या बताना है, कि सर मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताना है, ठीक है, अबाउट एन एक्सिस विच इज पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ मास एंड परपेंडिकुलर टू दिस रॉड। सर इनके कहीं सेंटर ऑफ मास यहाँ कहीं लाई करेगा, और आप बोलते हैं सेंटर ऑफ मास से लाई करना और परपेंडिकुलर दी रॉड। सबसे पहला वर्ड क्या है, लाइट रॉड है। लाइट रॉड का मतलब है आप इसको मासलेस की तरह ट्रीट कर सकते हैं, मतलब आप इस रॉड को बोल भी सकते हैं। लाइट रॉड का मतलब ये हो गया कि सर इस रॉड का कोई औचित्य नहीं है। बस इस पूरी प्रॉब्लम का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट तो ये था, लाइट रॉड। क्वेश्चन लोग यहीं पे फंसे रहते हैं और ml²/12 और पता नहीं क्या क्या लगा देते हैं। अरे रॉड का मास ही नहीं दे रखा है, कैसे ml²/12 लगा दोगे आप, ठीक है। तो इस चीज को बोल लेंगे सर हम तो लगा देंगे, हम तो लगा भी देते हैं ml²/12। मैं कह रहा हूं मैक्सिमम स्टूडेंट इसको ml²/12 लगा भी चुके होंगे, जिन्होंने प्रैक्टिस किया होगा वीडियो को पॉज करके। अरे भाई साहब है ही नहीं, रॉड का मास ही नहीं है, कैसे लगा दोगे। रॉड का तो लाइट रॉड है, ml² में m0 रख दो, ऑलमोस्ट तो कितना हो जाएगा 0। तो बेसिकली आपको क्या लगाना है, सेंटर ऑफ मास वाला कंसेप्ट चाहिए, क्योंकि मुझे इनसे डिस्टेंस। अब ये देखिए ये एक्सिस है और दो पॉइंट मासेस हैं। पॉइंट मासेस का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना आता है हमको। आप बोलते हो अगर ये डिस्टेंस r1 है और ये डिस्टेंस कितनी है r2 है, तो आप क्या बोलोगे m1r1² प्लस m2r2²। सिंपली मुझे याद करना है, बस आप सेंटर ऑफ मास से मुझे ये बताना है कि r1 और r2 की वैल्यू कितनी होगी। तो सेंटर ऑफ मास पे चले जाइए। आपने बोला व्हेन टू मासेस आर सेपरेटेड बाय डिस्टेंस l, तो r1 m1 से सेंटर ऑफ मास की डिस्टेंस r1 आता है m2 इंटू टोटल डिस्टेंस अपॉन m1 प्लस m2, एंड R2 आएगा यहाँ पे m1 इंटू l अपॉन m1 प्लस m2। सेंटर ऑफ मास में हम ये बातें कर चुके हैं। और जो टोटल I आएगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया चाहिए, वो आएगा m1 r1² प्लस m2 r2²। वैल्यूज पुट करें और आंसर लेकर आए। इस क्वेश्चन में अब कुछ भी नहीं बचता है। तो ये बहुत बेसिक क्वेश्चन था, बट मैक्सिमम लोग उसको गलत कर देते हैं, बिकॉज ये लाइट रॉड, ठीक है, सेंटर ऑफ मास ही नहीं पता होता सर कैसे निकालेंगे। इन सब चीजों की वजह से ये क्वेश्चन गलत हो जाते हैं। So that was a very basic question. Let's move on to the next one.